वॉक द टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता भोपाल में। इस समय मैं भोपाल में मुख्यमंत्री के निवास स्थल पर हूं। ये ऐसी बिल्डिंग जो कि 100 साल से ज़्यादा पहले बनी थी। मेरे पीछे भोपाल की ऐतिहासिक झील है जिसको बड़ा तालाब भी कहते हैं। और मेरे मेहमान इस सप्ताह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि बहुत ही छोटी उम्र में मुख्यमंत्री बने और मैं कहूँगा कि यंगेस्ट, सबसे छोटे तीसरी टर्म के मुख्यमंत्री इस समय देश में हैं। शिवराज सिंह चौहान जी, वेलकम टू वॉक द टॉक। थैंक यू सर। नहीं, मुझे भी खुशी हुई कि आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। बहुत बढ़िया। जब आपसे मिलते हैं तब चुनाव के समय मिलते हैं और आपका चेहरा ऐसे ही खिला होता है, क्योंकि हर चुनाव में आपकी पहले से ज़्यादा सीटें आ जाती हैं। ये तो जनता का आशीर्वाद है, कृपा है। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में एक के बाद एक चुनावी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलती जा रही है। लेकिन मैं मानता हूँ कि आज के ज़माने में चुनावी सफलता निर्भर नारे पर नहीं करती, काम पर करती है। विकास अब एजेंडा है, लोक कल्याण अब जन कल्याण एजेंडा है। उस पर जो काम करेगा वो प्रसन्न भी रहेगा और आगे भी सफलता प्राप्त करता है। और शांति भी आपके स्टेट में? नहीं, निश्चित तौर पे कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश आज भी शांति का टापू है। क्योंकि एक ज़माना था मध्य प्रदेश कभी डकैती के लिए, कभी और दुनिया भर की प्रॉब्लम्स। खैर, नक्सलाइट तो आपने अब निर्यात कर दिया उनको छत्तीसगढ़ में। नहीं, ये बात सच है। एक ज़माना था जब हमारे पूरे चंबल ग्वालियर संभाग डकैतों के आतंक से बुरी तरह त्रस्त था। और मैं जब मुख्यमंत्री बना तो एक नहीं कई डकैत गिरोह सक्रिय थे। हमने एक लक्ष्य तय किया, निर्धारित किया, टारगेट फिक्स किया कि या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और मुझे खुशी है कहते हुए कि कोई बड़ा सूचीबद्ध गिरोह बचा नहीं। चंबल के वो बीहड़ जो कभी बारूद की गंध से गूंजते थे, लेकिन अब हम उनमें इंडस्ट्री लाने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत हद तक नक्सलवाद को भी रोकने में मध्य प्रदेश में हम सफल हुए। अब आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। अब तो डिफेंस इंडस्ट्री आने वाली है और मध्य प्रदेश में डिफेंस की इतनी बड़ी बड़ी इंस्टॉलेशंस है। सबसे बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री भी जो पुरानी है वो जबलपुर में, जी हाँ, मध्य प्रदेश में। जब से भारत सरकार ने ये फैसला किया कि 49% FDI डिफेंस में अलाउ करेंगे, हमने उसके 3-4 दिन बाद डिफेंस पॉलिसी बना दी कि डिफेंस में इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी नीति ये रहेगी, इन शर्तों पे ज़मीन हम देंगे। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। जबलपुर, ग्वालियर 2 बड़े सेंटर हैं जहाँ हम बड़े पैमाने पर डिफेंस में निवेश ला सकते हैं। शिवराज जी, 49% ही क्यों? आगे बढ़ाते तो और ज़्यादा आती। अब ये भारत सरकार की पॉलिसी है, बढ़ा के दुनिया भर से हथियार लेते हैं जहाँ 100% फॉरेनर्स हैं। निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि छोटी सी चीज़ को भी हमको आयात करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था। भारत आज क्यों नहीं बना सकता? भारत में क्यों नहीं बन सकते? आप 46 साल की उम्र में करीब मुख्यमंत्री बने। 9 साल से मुख्यमंत्री अब आप 55वें साल में चल रहे हैं। 9 साल में क्या सीखा आपने? और 46 साल में जब आए थे इतने नौजवान, तब क्या गलतियां करी जो आज नहीं करते? ये सबसे बड़ी सीख तो यही है, मैं मानता हूँ कि अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं या सरकार के अंग हैं तो आपका लक्ष्य केवल एक होना चाहिए, विकास और जनता का कल्याण। मैं जब मुख्यमंत्री बना, जाहिर है मैं कोई मंत्री भी नहीं रहा था, किसी ऐसे प्रशासनिक पद पर कभी नहीं रहा। तो लोग ये आशंका व्यक्त करते थे कि ये चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके मन में तड़फ है, सबसे ज़्यादा तो उमा जी करती थी। नहीं, मैं, वो तो मेरी बड़ी बहन है, उनका मैं बहुत आदर करता हूँ। और आज भी हमारे रिश्ते भाई और बहन। उन्होंने मुझे कहा नर्मदा के किनारे होशंगाबाद में कि बीजेपी तो अब एक लाश है जो वो फूल के और ऊपर नीचे तैर रही है। उनका स्नेह और आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है, मैं उनका हमेशा बहुत आदर करता हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो सीखने की आप बात कहते हैं, जोड़ तोड़ नहीं, तिकड़मबाजी नहीं, सीधे आप मेहनत और ईमानदारी से आप काम करते रहिए विकास के लिए, लोगों की भलाई और कल्याण के लिए, तो रास्ता अपने आप विकास का बनता जाता है। जैसे मैं जब चीफ मिनिस्टर बना शेखर जी, तो मध्य प्रदेश में रोड्स नहीं थे, पावर नहीं था, पानी का इंतजाम नहीं था। साहब, ऐसी रोड्स थी कि आप आंखें बंद करके बता सकते थे कि राजस्थान से मध्य प्रदेश में कब आए और मध्य प्रदेश से गुजरात में कब गए। तो हमने जो टारगेट किया वो यही किया कि पहले रोड नेटवर्क ठीक करें, पावर की जो प्रॉब्लम है उसको उसका समाधान निकालें, बिजली। और मुझे कहते हुए 1 लाख किलोमीटर हमने नई सड़कें बनाई मध्य प्रदेश में, या रिनोवेट करने का काम किया। हमने 2900 मेगावाट बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता था, बढ़ा के इस समय 14,000 मेगावाट किया। और मुझे खुशी है कि गांव में भी हम 24 घंटे बिजली देने में आज सफल हो पा रहे हैं। आपने इसके पहले जो बात की कि जोड़ तोड़ की राजनीति आपने नहीं करी,
उसके पहले आपके राज्य को बहुत नुकसान हुआ जोड़ तोड़ के राजनीति से, क्योंकि आपके पहले जो 2 कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वो तो क्या इलेक्शन इंजीनियरिंग करते थे, मैनेजमेंट चुनाव मैनेजमेंट जीतने की कला। और उसके बाद जब बीजेपी के भी आए तो एक के बाद एक मुख्यमंत्री को टिक नहीं पाए। यहाँ पे बहुत सीनियर लोग भी थे। वो परिस्थितियां वैसी थी क्योंकि हमारे जो सीनियर थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। माननीय कैलाश जोशी जी, माननीय सुंदरलाल पटवा जी, ये बहुत कुशल प्रशासक थे और इनकी प्रामाणिकता में संदेह का कोई सवाल, हाँ, माननीय उमा जी। लेकिन ये सब जो मुख्यमंत्री कम समय तक रह पाया उसके पीछे कारण तो उमा जी तिरंगा जो झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज था उसके सम्मान में उन्होंने पद छोड़ा। माननीय पटवा जी को जो 1991 में जो परिस्थितियां बनी राम मंदिर के आंदोलन के कारण, उसके कारण फिर सरकार जल्दी चली गई। और वैसे ही जब जनता सरकार पहली बार आई थी और 80 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो सारी सरकारें भंग कर दी। तो इनको काम करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला था, लेकिन जितना अवसर मिला उसमें उन्होंने अच्छा काम किया था। आपने ऐसा क्या किया इतनी छोटी उम्र में भी आके कि आपकी पार्टी की राजनीति में स्थिरता आ गई? बाकी तो छोड़ दीजिए, बीजेपी में स्टेबिलिटी नहीं थी, बहुत डिसिडेंस था। नहीं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मध्य प्रदेश में पटवा जी, जोशी जी, सारंग जी जैसे वरिष्ठ मिले जिनका सदैव स्नेह हमको मिला। और जो हमारे समकालीन और हमसे सीनियर थे, यहाँ कृष्ण मुरारी मोघे जी, विक्रम वर्मा जी, सत्यनारायण जटिया जी, थावरचंद गहलोत जी, सुमित्रा महाजन जी, एक बड़ी पीढ़ी हमारे सीनियर्स की हैं। उनका भी स्नेह हमने अर्जित करने का काम किया। मेरे साथ ही जो है उनका स्नेह लगातार मिलता रहा। मुझे लगता है कि अगर मन अच्छा हो, दिमाग में और कोई फितूर ना हो और आप ईमानदारी से डेवलपमेंट के और जनता के कल्याण के काम में लगे और आप मन बड़ा करके मैं मुख्यमंत्री हूं तो मैं ही सब कुछ हूं, इसके बजाय मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पूरी टीम है और मिल के काम कर रहे हैं। मेरे मन में भाव हमेशा ये रहता है कि मैं नहीं कर रहा, हम मिल के कर रहे हैं। ये बताएं मुझे कि इस समय बीजेपी में 3rd टर्म के आप हैं, रमन सिंह जी हैं जी, नरेंद्र मोदी जो आप प्रधानमंत्री बन गए पर वो भी, और आपके पड़ोस में वसुंधरा जी जो 3rd टर्म नहीं है 2nd टर्म है, बीच में एक गैप के बाद। और मैं देख रहा हूँ कि आपके कमरे में जो फोटो लगी हुई है आपके नेताओं की, उनमें उनकी माता जी की भी है। हाँ, क्योंकि आपकी स्टेट की है। जाहिर है, नहीं, राजमाता जी का बहुत योगदान रहा है मध्य प्रदेश। तो आप ये बताइए कि इनमें से हर किसी से आपने क्या सीखा? नहीं, हमारे मुख्यमंत्रियों की बात आप मुख्यमंत्री और फॉर्मर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं सोचता हूं कि आप 4 लोगों ने 5 लोगों ने ये इलेक्शन जिताया है। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी एक चमत्कारिक व्यक्तित्व हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, कोई संदेह नहीं। जो उनसे सहमत नहीं हैं वो भी ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है। उन्होंने एक विकास का नया मॉडल गुजरात में खड़ा किया और जिसके कारण गुजरात बड़ी तेजी से आगे बढ़ा और गुजरात की एक अलग पहचान स्थापित। कुछ आइडियाज आपने भी उससे लिए? हाँ, जैसे मैंने कहा, ज्योतिग्राम की जो योजना थी गुजरात की, हमने उसको अपने आप ही फीडर सेपरेशन करके सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फीडर जी हमने लिया। तो फार्म अलग हो गया, इंडस्ट्री अलग हो गया, डोमेस्टिक अलग हो गया। जी हमने किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी के मन में एक धुन रहती है लगातार, एक जुनून रहता है, एक जिद जैसी रहती है कि ये टारगेट तय किया तो इसको पूरा करूंगा, और वो करके फिर छोड़ते हैं और उसमें परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, प्रयत्नों की परिसीमा करते हैं और वैसी व्यवस्थाएं जुटाने का वो प्रधानमंत्री काम करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री थे हाँ। तो आपस में स्पर्धा भी होती है, हेल्दी है, वो स्वस्थ स्पर्धा है। तो आप उनमें जब वो मुख्यमंत्री थे कौन सी ऐसी चीज देखते थे जिसको आपको लगता था कि ये मेरे से अच्छी करते हैं और मुझे ऐसा करना चाहिए? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो काम करने की गति वो काफ़ी तेज थी। बिना किसी डिले के फैसला करो और फैसला करने के बाद तत्काल आगे बढ़ो। फिर कुछ यूनिक आइडियाज उनके पास होते थे अलग अलग चीज़ों के। जैसे उन्होंने जो बेटियां हैं वो ज़्यादा स्कूल जाए उनको शिक्षित करने के लिए अभियान चलाया। उन्हें एक बाँचो गुजरात करके अभियान चलाया साक्षरता और बढ़ाने के लिए। तो कई तरह के अभियान ऐसे थे जो उनके निश्चित तौर पर प्रेरणा देते थे। इफ्तार में किसी समय अगर टोपी ऑफर करता है पहन लेंगे? देखिए, इसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, ये अलग अलग सोच की। केवल
टोपी पहनने से नहीं पहनने से आप किसी धर्म का आदर करते हैं कि नहीं करते, ये नहीं आंका जा सकता। ये तो भावनाओं से होता है। लेकिन अगर कोई स्नेह से देता है तो मैंने तो पहनी है उसमें। लेकिन केवल आप टोपी पहन के ये मानेंगे कि हम किसी का आदर कर रहे हैं, नहीं, वो तो फिर इफ्तार पॉलिटिक्स हो गई ना। वो तो इफ्तार पॉलिटिक्स हो जाती है। वो तो मुझे ऑफ ऑल पीपल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, उसने कहा कि इफ्तार कर लेना, टोपी पहन लेना, मीडिया के सामने पहन लिया, बुर्का पहन लेना, अस्सलाम वालेकुम कह देना, तो उसका क्या मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम कह देना, ये सब मुसलमान को बेवकूफ बनाते हैं। देखिए, आप ये मानिए, हिंदुत्व का जो विचार है, हम लोगों ने कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान अलग अलग तरीके से उसको कहते हैं। ये हिंदुत्व है जिसने कहा अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे मन वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है।